40 मिनट्स के अंदर थर्ड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं एंड कुछ सैंपल पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So let's start with the difference between the metals and the non-metals. Metals are malleable, it means उनको thin sheets में beat किया जा सकता है, but जो non-metals होती हैं generally वो non-malleable होती हैं, that means उनको आप thin sheets में beat नहीं कर सकते। And by the way, you must remember, you must know कि ये जितने भी points हैं ये सिर्फ general points हैं, because exceptions are always there। ऐसा नहीं है कि सारे ही metals malleable होंगे, ऐसा नहीं है सारी non-metals ही non-malleable होंगी, राइट। ऑलवेज आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिल सकती हैं हर एक पॉइंट में। ओके, सो कीप दैट इन योर माइंड। सेकंड पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल, इट मींस उनको आप वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो जनरली नॉन डक्टाइल होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल से बनते हैं, बट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, उनकी मतलब एक शाइन होती है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो बहुत डल रहते हैं, उनकी शाइन नहीं होती है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर जनरली सोनरस, इसका मतलब है जब आप उनको हिट करते हो तो वो एक रिंगिंग साउंड को, एक बेल लाइक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द स्कूल बेल, राइट, जिस तरह की एक ओल्ड स्कूल बेल होती है जिसको आप हैमर से हिट करके साउंड को प्रोड्यूस करते हो, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स आर सोनरस। ठीक है, नॉन मेटल से आप कोई बेल या उस टाइप की घंटी नहीं बना सकते बिकॉज नॉन मेटल्स जनरली सोनरस नहीं होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट, बट जो नॉन मेटल्स रहती हैं उनके दोनों ही पॉइंट्स, मेल्टिंग एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट्स, लो रहते हैं एज कंपेयर टू द मेटल्स। दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म जनरली एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर और स्टीम, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो वाटर के साथ या स्टीम के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। देन मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स रहती हैं दे आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो मेटल्स होते हैं दे जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट नॉन मेटल्स होते हैं दे जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बाय द वे, एट दिस पॉइंट में इन सभी पॉइंट्स को इन डेप्थ इसलिए नहीं कवर कर रहा बिकॉज इन सभी पॉइंट्स को इन डेप्थ हमने डिस्कस ऑलरेडी किया इन द फर्दर रिएक्शंस, राइट, जैसे कि मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन एंड सो। अगर इनमें से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको डाउट हो तो पहले इस पूरी वीडियो को देख लो आप, ठीक है, देन एट द एंड एक बार दोबारा से विजिट करना इन डिफरेंसेस को, एंड देन आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ स्पेशल केसेस को। बाय स्पेशल केस आई मीन कुछ ऐसे मेटल्स या नॉन मेटल्स जो इन जनरलाइजेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, राइट, वो बहुत अलग हैं बाकी मेटल्स या बाकी नॉन मेटल से। लेट्स सी, पुअर कंडक्टर, हमने बोला था मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, बट कुछ मेटल्स पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं, इसलिए वो स्पेशल हैं। द एग्जांपल्स आर लेड एंड द मर्करी। नेक्स्ट इज द सॉफ्ट मेटल्स, मेटल्स जनरली बहुत हार्ड रहते हैं, बट देर आर सर्टेन मेटल्स जो बहुत सॉफ्ट हैं, विच आर द एल्कली मेटल्स, द एग्जाम्पल्स बीइंग सोडियम एंड द पोटेशियम। नेक्स्ट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मर्करी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर। नेक्स्ट इज नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, सारे मेटल्स मेलिएबल हो डक्टाइल हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, देयर आर सम एक्सेप्शंस। जिंक एंड मर्करी जो थर्मामीटर की ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दैट इज नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल, उसकी आप एक शीट नहीं बना सकते उसको बीट करके, उसको एक वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, सिमिलरली जिंक। नेक्स्ट इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम जो मेटल्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। स्पेसिफिकली जो गैलियम है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इतना कम है कि अगर उसको आप हैंड के पाम में भी रखते हो तो आपके पाम पे ही वो क्या हो जाएगा, पिघल जाने वाला है, ठीक है, इतना उसका कम है। दैट मीन्स इतनी कम बॉडी हीट से भी वो क्या कर जा रहा है, मेल्ट कर जा रहा है, इतना लो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज मेटल सॉफ्ट एनफ टू कट विद द नाइफ, दैट इज अगेन सोडियम, जो मैंने बोला कि सॉफ्ट मेटल्स रहते हैं जो अल्कली मेटल्स हैं, तो सोडियम इज वेरी वेरी सॉफ्ट, इसको नाइफ की हेल्प से आप कट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ही प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको एंड वो कट हो जाएगा, हो जाने वाला है इजिली। देन स्पेशल केसेस ऑफ द नॉन मेटल्स, लस्ट्रस नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स डल रहती हैं,
बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हैं, लस्ट्रस हैं. नेक्स्ट इज हार्ड नॉन मेटल्स. जनरली नॉन मेटल्स इतनी हार्ड नहीं होती, बट द डायमंड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो बहुत ही हार्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल है. नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट हालांकि नॉन मेटल है लेकिन बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. एंड द लास्ट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर विच इज द ब्रोमीन. ब्रोमीन यू मस्ट रिमेंबर एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या रहती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर. नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस PYQ. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से जस्ट इसके आंसर्स लिखेंगे. मेटल जिसको नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं दैट इज सोडियम. लस्ट्रस नॉन मेटल, आयोडीन. मेटल जो एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में दैट इज द मर्करी जिसका सिंबल होता है Hg. मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल दैट इज द गोल्ड जिसका सिंबल रहेगा Au. ओके. मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सिल्वर, Ag. एंड नॉन मेटल जो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है दैट इज कार्बन. कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड. ठीक है, सो डायमंड है, ग्रेफाइट है, दिखने में काफ़ी अलग हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हैं दोनों कार्बन की ही अलग अलग फॉर्म्स, राइट. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस PYQ. अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अलग अलग तरह की रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट वन बीइंग बर्निंग मेटल्स इन द एयर. जब आप किसी मेटल को एयर की प्रेजेंस में या स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपके पास फॉर्मेशन होती है मेटल ऑक्साइड की. एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, फर्स्ट चैप्टर में इटसेल्फ आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. कि कॉपर को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, सो आई एम पुटिंग दिस सिंबल जिसका मतलब है हम इसको हीट कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है कॉपर ऑक्साइड की विच इज ब्लैक इन कलर, राइट. सिमिलरली लेट्स से अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो, ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है मैग्नीशियम के ऑक्साइड की. इसका कलर रहता है वाइट इन कलर, ओके. इसका कलर है ब्लैक इन कलर. कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके आमतौर पे रिपीटेडली एग्जाम्स में कलर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. सो इन दोनों के आपको पता होने चाहिए. एंड सिमिलरली लेट्स से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को भी जब आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाने वाली है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, Al2O3. किस तरह की ये रिएक्शन है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑक्सीजन ने कंबाइन किया मैग्नीशियम के साथ. एंड ऑल्सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है. दीज आर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट बर्निंग मेटल्स इन द एयर. फर्स्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड अक्सर ही पूछा जाता है, इस वजह से दोबारा मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है. इट इज ब्लैक इन कलर, द कॉपर ऑक्साइड, ओके. देन सेकंड वन इज मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लाइक लेट्स से आपके पास ये ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये नहीं होने वाला है. मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स इसी तरह से होते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट. कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड आपके पास क्या चीज़ फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एल्कलीज, ठीक है. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का जो ऑक्साइड है Na2O, अगर इसको आप वाटर में डाल के डिसॉल्व करते हो तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा एंड आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एक एल्कली है, राइट. एल्कली मीन्स एक बेस है, इसका नेचर बेसिक रहेगा एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल, ओके. सिमिलरली पोटाशियम ऑक्साइड K2O, दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल. वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली, ठीक है. नेक्स्ट इज मेटल्स जैसे कि जो पोटाशियम है, जो सोडियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर लाई करते होते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए इनको स्टोर भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है. अगर आप इनको ओपन में रख दोगे ना, सिंपली बस खुले में इसको छोड़ दोगे, तब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं, इनको आग लग जाती है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो फिर इसको किस तरह से रखा जाता है? दे आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन ऑयल सो दैट उसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच सके, ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग. आयरन को अगर आप सिंपली हीट करोगे, लेट्स से आपके पास एक आयरन की नेल है तो वो बर्न नहीं होता ना, बट यस अगर आयरन की फिलिंग्स होंगी बहुत छोटी छोटी, राइट, पाउडर्ड फॉर्म में जैसे वो अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो जरूर बर्न होता है बहुत विग्रसली जब उसको आप स्प्रिंकल करोगे इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या फिर बेसिक, द आंसर इज वेरी इजी, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सेकेंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट. लेकिन सभी मेटल ऑक्साइड्स सिर्फ बेसिक नेचर शो करें ये भी जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर.
एक्सेप्शंस हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। अब इसके बारे में देखो क्या स्पेशल है। एल्यूमिनियम एंड जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। जो ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब ये होता है ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं, जो बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, अगर ये इस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, बेसिक नेचर शो करने वाला है, उसका उल्टा नेचर शो करेगा एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा, सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस कर देगा। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करता है एंड यहां पर भी एक सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है। आप यहां देख रहे हो, यहां हमने लिखा है Al2O3 बेसिक नेचर शो कर रहा है, इधर Al2O3 सेम कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो काफी स्पेशल, बहुत ही यूनिक तरह का ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज अ PYQ। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसके बारे में आप क्या लिखोगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids and bases to produce salt and water। दोनों के साथ वो रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल आप दे सकते हो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की Al2O3, या फिर आप लिख सकते हो कि जिंक एंड बेरिलियम भी ऐसे मेटल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ZnO जिंक का ऑक्साइड है, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देन आपसे पूछा गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आप बता दो, सो दैट आपका आंसर जस्टिफाई हो जाए कि वो मेटल ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ एंड बेस के साथ, एंड सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस लिख लेनी है। एक बार इसको देख लेते हैं बैलेंस करके भी, राइट। द फर्स्ट रिएक्शन वाज Al2O3 जब एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ठीक है। यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी एंड जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो AlCl3। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, लेट्स सी। एल्यूमिनियम को पहले चेक करेंगे, मेटल यहाँ पे है 2 एटम्स, यहाँ पे प्रेजेंट है 1, सो वी विल मल्टीप्लाई हियर विद 2। एल्यूमिनियम अब हो चुका है बैलेंस। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, नहीं पहले क्लोरीन को चेक करते हैं। देखो जनरली पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को चेक करते हैं। सो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो चुका है। व्हाट अबाउट द क्लोरीन, क्लोरीन अब यहाँ पे है 6, यहाँ पे है सिर्फ 1, सो आई मल्टीप्लाई विद 6। अब क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को चेक करने वाले हैं। लेट्स सी द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है 2, सो आई मल्टीप्लाई विद 3। एंड व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं 6 एंड हाइड्रोजन अब यहाँ पर भी 6 है। तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ लेट्स सी कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, आई एम राइटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास फॉर्म हो रहा है वाटर एंड जो सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है दैट इज द सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, यू मस्ट रिमेंबर इट्स फॉर्मूला, ओके। नाउ लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन, बहुत जल्दी से करेंगे इसको। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे है 2, यहाँ है 1, सो मल्टीप्लाई विद 2। अब सोडियम यहाँ पर 2 हो चुके हैं, सोडियम के एटम्स यहाँ पर है 1, सो आई मल्टीप्लाई विद 2। सोडियम एंड एल्यूमिनियम अब दोनों बैलेंस है। लेट्स चेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है एंड 2 यहाँ, सो 5 ऑक्सीजन एटम्स आर हियर। What about here, 2 2s are 4 एंड 1 यहाँ पे 5, so oxygen is also balanced एंड हाइड्रोजन भी अब मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस हो चुकी होगी। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर भी हैं 2, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करके दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन। नाउ बिफोर स्टडिंग ऑल दीज रिएक्शंस, फर्स्टली लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि सभी मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। अगर तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम की बात करूंगा तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, दे आर मोर रिएक्टिव, इस वजह से ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तीनों ही मेटल्स। देन मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव है बट इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में, इस वजह से इसको रिएक्शन के लिए हॉट वाटर चाहिए, एटलीस्ट कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन नहीं करने वाला है। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टन ये और कम रिएक्टिव है, इसलिए हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। कोल्ड वाटर की तो हम बात ही नहीं करने वाले इनके लिए, ठीक है। इनको रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है स्टीम की, अगर आप स्टीम यूज करोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, बट ठीक है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे ये। उसके बाद ये बिल्कुल नीचे वाले मेटल्स हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, इस वजह से ये वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते हैं।
अगर आप स्टीम भी यूज करोगे तब भी ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, इतने कम रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। नाउ लेट्स सी हाउ द मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर एंड कौन से प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड द हाइड्रोजन गैस। एक तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे और मेटल ऑक्साइड वहां पे फॉर्म होगा। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन है ये वाटर के साथ। अब एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, एल्यूमिनियम को रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी स्टीम की। सो वाटर को हमने यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिया है, इस वजह से देखो यहाँ पे हमने जी लिखा है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। इसको अगर हम एल लिख देंगे तो ये रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होने वाली है। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने स्टीम के साथ रिएक्शन की एंड आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। सिमिलरली जो आयरन है उसको भी स्टीम चाहिए, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बना रहा है एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, सोडियम की, पोटेशियम की, तो आप देखोगे ये ऊपर वाली दो रिएक्शंस हैं और ये नीचे वाली दो रिएक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पर है लेकिन मेटल ऑक्साइड ना होकर मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमिलरली पोटेशियम के केस में भी वाटर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्साइड नहीं लिखा, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। ऐसा क्यों? बिकॉज पहले तो डेफिनेटली सोडियम का ऑक्साइड ही यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा Na2O, लेकिन क्या है कि वो वाटर में सॉल्युबल है और फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था कि जो सोडियम का ऑक्साइड रहता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। सिमिलरली पोटेशियम के केस में, ठीक है, इस वजह से इन रिएक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं फॉर द केस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एज वेल एज द कैल्शियम। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और इसी ऑर्डर में याद होनी चाहिए। इसके देखो मल्टीपल यूजेस हैं, एक तो इसको हमने यहाँ पे यूज किया, यही रिएक्टिविटी सीरीज है देखो ये, राइट, उसी ऑर्डर में हमने मेटल्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉपर को अगर मैं FeSO4 फेरस सल्फेट के एक्वेस सॉल्यूशन में डालता हूँ तो किस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगी तो आप तो इसको भी इस तरह से लिख देने वाले हो FeSO4 प्लस कॉपर, बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होने वाला है नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके एक्वेस सॉल्यूशन में से। इसको आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को करेक्टली अगर आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया है, आपको अच्छे से याद है, आपको ऑर्डर पता है कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है कौन सा ज़्यादा। एंड यस, इसका एक और यूज होगा जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आफ्टर सम टाइम, राइट, इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसको भी। बट आपको ये सारे मेटल्स इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। मेटल जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एंड एक सॉल्ट फॉर्म होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जब HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जिंक सिमिलरली जब डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हो रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये बनता है कि अगर मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वैसे केस में आपके पास रिजल्ट में हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन इवॉल्व ही नहीं होती है जब मेटल्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसका क्या कारण है? द रीजन इज कि जो नाइट्रिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। अगर हाइड्रोजन इवॉल्व होनी भी चाहे तो ये क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देगा एंड किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? हाइड्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाने वाली है। सो दैट्स व्हाई नाइट्रिक एसिड एक ऐसी एग्जांपल है, आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। लाइक अगर हम आयरन को डिप करते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, देन फर्स्टली हमको ये देखना है कि आयरन एंड कॉपर में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब जो मेटल ऊपर लाई कर रहा होगा दोनों में से वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। आयरन है यहाँ, कॉपर है यहाँ, सो आयरन ऊपर है, इट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। सो आयरन क्या कर सकता है, कॉपर को यहाँ से हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है एंड देखो कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, यू जो है यहाँ पे छोटा एंड FeSO4 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो टेक प्लेस होती है, जिसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, नथिंग न्यू ओवर हियर। सिमिलरली अगर लेड की एग्जांपल बात कर लेते हैं ZnSO4 के साथ, जिंक सल्फेट के साथ। नाउ लेट्स सी वेयर इज द लेड, यहाँ है एंड जिंक यहाँ। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, लेड कम रिएक्टिव है, इट मीन्स लेड
जिंक सल्फेट में से जिंक को नहीं निकाल सकता, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। फर्स्टली पहले दोनों एलिमेंट्स को देखते हैं जिनको मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ है, हीलियम एंड नियॉन। ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स हैं कि किसी भी और एलिमेंट के साथ ना तो बॉन्डिंग बनाएंगे ना ही रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल क्या है, इनर्ट हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? लेट्स सी। अगर हीलियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 2 एंड कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाने वाली है 2। के शेल में 2 ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर नियॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है इसका 10, के शेल में आ जाएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड जो एल शेल रहने वाला है, सेकेंड शेल रहेगा, उसमें बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने वाले हैं। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है हीलियम में एंड नियॉन में, कि इनके दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो फुली फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। एंड इसी रीजन की वजह से ये दोनों ही एलिमेंट्स बिल्कुल इनर्ट हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज कोई भी एलिमेंट क्यों बॉन्डिंग बनाता है, क्यों रिएक्ट करता है, सो दैट वो स्टेबिलिटी हासिल कर ले। स्टेबिलिटी आएगी किस तरह से? जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, फुली फिल हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही किसी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है वो इस तरह से पूरी तरह से भरा रहे, तो उसको किसी भी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की या बॉन्ड बनाने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। ये पहले से ही क्या है, स्टेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये तीनों मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 20 तक जो एटॉमिक नंबर्स हैं ये अच्छे से याद होंगे। 20 इज द बेयर मिनिमम, एटलीस्ट जो हर एक बच्चे को याद होने चाहिए। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए देखो, पहले शेल में 2, राइट, ऐसे रहता है, पहला शेल K, दूसरा शेल L, तीसरा M। पहले शेल में एट मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होते। अगले शेल में 8 से ज्यादा फिल नहीं होंगे, एट मैक्सिमम 8। एंड सिमिलरली M 18। ओके, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स M शेल में नहीं आने वाले हैं, ये मैक्सिमम उसकी लिमिट है। अब सोडियम की बात करते हैं, इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 आ जाने वाले हैं, पहले में 8 आ जाएंगे दूसरे में, एंड जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया दैट विल गो इन द M शेल, जो थर्ड शेल है। सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए 2, 8, 2 एंड एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाने वाली है 2, 8, 3। नाउ लेट्स चेक कि क्या इन तीनों में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से फिल्ड हो। द आंसर इज नो। देखो जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो एक बार में? द आंसर इज 8। 18 नहीं सोचना आपने, ऐसे नहीं सोचना कि ये तो M शेल है इसमें 18 भर सकते हैं, ऑल्दो इसकी मैक्सिमम लिमिट 18 है, राइट। बट वो तब है अगर इसके बाद और भी लेट्स से शेल्स हों बहुत ज़्यादा, लेट्स से बहुत कोई हैवी जो एलिमेंट है वो है, उस केस में यस आप 18 यहाँ पे रख सकते हो। बट अगर किसी के केस में है ही उसके पास 3 शेल्स, तो आप 18 के 18 को इस तरह से लास्ट शेल में नहीं भर सकते हो। देयर इज अ रूल कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 8 की लिमिट है, बट सिर्फ एक प्रेजेंट है इसके पास, राइट। सिमिलरली यहाँ 8 आ सकते हैं बट हैं इसके पास सिर्फ 2, इसके पास भी 8 आ सकते हैं बट हैं सिर्फ 3। इट मीन्स इन तीनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो क्या हो, फुली फिल्ड हो। इट फर्दर मीन्स इन तीनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कंप्लीटली स्टेबल हो, बिकॉज स्टेबिलिटी आती ही तब है जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहता है, ठीक है। अच्छा, चाहेंगे तो देखो ये भी कि ये स्टेबल हो जाए कुछ इस तरह से, कुछ करके कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। तो 2 तरीके हैं आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया जाए। देखो पहले सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आ सकते हैं 8। तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर ये क्या कर दे, जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है इसको किसी और को डोनेट कर दे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये इसका यहाँ से चला जाएगा और आउटर मोस्ट शेल अब ये वाला बन जाने वाला है जो कि ऑलरेडी फुली फिल्ड है। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना वो इजी है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? आप ही की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपने 1 kg जो वेट है वो लूज करना हो और 7 kg वेट गेन करना हो, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा आसान रहने वाली है? ऑब्वियसली बात है 1 kg को लूज करना इज क्वाइट इजी, 7 kgs को गेन करने में बहुत टाइम लग जाने वाला है। दैट इज रेदर डिफिकल्ट प्रोसेस। ओके,
तो ऐसा ही काम सोडियम के लिए, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ये ऐसा किस तरह से करेगा, किसी भी और एलिमेंट को ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, एंड जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na पॉजिटिव। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एंड इट विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव। ये भी अब स्टेबल हो जाएगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ये लूज करेगा इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाने वाला है। एंड सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एंड क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव। सो द समराइज दिस कि जो जनरली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है, वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं सो दैट वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। इस टेबल के जो नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये तीनों एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की। इनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का 8 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगी 2,5, ऑक्सीजन की 2,6 एंड क्लोरीन के लिए हो जाएगी 2, 8 एंड 7। इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास कंप्लीट हो, कोई भी नहीं है। तो ये भी क्या चाहेंगे, किसी ना किसी वे में स्टेबिलिटी एक्वायर करना। उसके लिए इनको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 मेथड्स होते हैं ये करने के, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दो या लूज कर दो। अब नॉन मेटल्स किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबिलिटी 2 तरह से पूरी कर सकता है। या तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे सो दैट एक ही इसका जो शेल है वो बच जाए और वो शेल पूरी तरह से इसका कंप्लीट है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करके इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको 8 कर दे। अब इसके लिए क्या चीज इजी रहने वाली है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इज रेदर इजी थिंग फॉर द नाइट्रोजन, बिकॉज 3 जो नंबर है 5 से बहुत छोटा है, वो चीज करनी इसके लिए इजी रहने वाली है। सो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन कर लेगा तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी गेन करना चाहेगा रेदर देन लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरीन, इसके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए तो और भी इजी है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है एंड इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन से लूज किसी भी वे में नहीं करना चाहेगा, हरगिज नहीं, ठीक है। इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके या गेन करके वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेते हैं। हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल है सोडियम, नॉन मेटल है यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए बनती है 281, क्लोरीन के लिए बनती है 287। आउटर मोस्ट शेल दोनों का ही क्या है, फिलहाल फुली फिल्ड नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। एंड अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या चाहेगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, राइट। तो यहाँ पे यही होता है कि सोडियम जो अपना ही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को डोनेट कर देता है सो दैट सोडियम भी स्टेबल हो जाए एंड क्लोरीन है वो भी स्टेबल हो जाए। इसमें दोनों का फायदा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सोडियम का जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये इस तरह से क्लोरीन के पास चला जाने वाला है, लेकिन इससे होगा क्या, सोडियम के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो चुका है जिस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाने वाला है एंड क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है पहले से, इस वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। अब सोडियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसलिए इसको अब हम बोलेंगे कैटायन। कैटायन एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनायन। एनायन एक ऐसा आयन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये कैटायन और एनायन के ऊपर बिकॉज अनलाइक चार्ज है, एक के ऊपर प्लस का चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस का चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे और बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसमें 2 आयन्स यूज हुए हैं विच आर कैटायन एंड एनायन। नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्डिंग। MgCl2 की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो आयोनिक कंपाउंड,
जितने भी कंपाउंड्स आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड या जैसे हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी सोडियम क्लोराइड। ओके, सो दिस इज मैग्नीशियम, हमारे पास दो यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सो कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनती है 282, सो इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। एंड सिमिलरली एटॉमिक नंबर क्लोरीन का था 17, सो 287, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी हमने शो कर दिए। एंड इसके पास भी 7 इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिसको हमने इसके ऊपर शो कर रखा है। अब देखो, दोनों में से चाहे मैं मैग्नीशियम की बात कर लूँ चाहे मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, कोई भी क्या है, फुली फिल्ड नहीं है। जो उसका आउटर मोस्ट शेल है किसी का भी फुली फिल्ड नहीं है, ना तो इस मैग्नीशियम का, ना ही एस क्लोरीन के एटम का, ना ही एस क्लोरीन के एटम का। मैग्नीशियम अब एक मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एंड ये दोनों नॉन मेटल्स की एग्जांपल हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। अच्छा देखो, इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, राइट। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, सिमिलरली ये क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगी, राइट। तो ये मैग्नीशियम क्या करने वाला है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक इसको दे देगा एंड एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देने वाला है। सो एक इलेक्ट्रॉन देखो एस क्लोरीन के एटम को चला गया, एंड जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एस क्लोरीन के एटम को चला जाएगा। उसके बाद क्या चार्ज आ जाने वाला है मैग्नीशियम के ऊपर, Mg2 पॉजिटिव, बिकॉज टोटल इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, एस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, सो 1 नेगेटिव। सिमिलरली इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव का चार्ज आ जाने वाला है। अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, इन दोनों के ऊपर ओवरऑल 2 नेगेटिव का चार्ज, बिकॉज एक नेगेटिव यहाँ है एक नेगेटिव यहाँ है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो ये कटायन बना है इन दोनों को अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा एंड आयोनिक बॉन्डिंग बना लेगा। सो दैट्स वाई MgCl2 जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। चलो अब हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, जैसे कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, राइट, ना ही गैसियस रहेगा ना ही लिक्विड रहेगा, बट समवट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सेकेंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा हाई हैं, ठीक है। द रीजन बीइंग बिकॉज इनमें आयोनिक अट्रैक्शंस इतनी ज्यादा होती हैं, जो कटायन है एंड जो अनायन है वो एक दूसरे को इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करके रखते हैं कि उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता अलग करने में। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द वाटर, जैसे कि जो कॉमन सॉल्ट है वो पानी में तो आसानी से घुल जाता है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन द केरोसिन ऑयल। ऑयल में क्या होते हैं, ये घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्विस फॉर्म, बिकॉज चाहे अगर आप इनको पिघला देते हो, मोल्टन का मतलब आप हीट करके बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके मेल्ट करने में ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एक बार जब वो मेल्ट हो जाएंगे, मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे, तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। बिकॉज अगर आप लेट्स से सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हो, इसको मेल्ट कर देते हो तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपके पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस दे देगा। सिमिलरली अगर आप उसको पानी में भी डिसॉल्व करते हो, उसकी एक्विस फॉर्म में कंसिडर करते हो, तब भी सेम चीज होने वाली है, वो आयोनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। यू गेट Na पॉजिटिव आइन एंड Cl नेगेटिव आइंस, एंड कंडक्ट ऑब्वियसली बात है वो तभी करेगा जब आपके पास इस तरह से आयंस मिलेंगे। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस PYQ। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, इन तीनों इक्वेशंस को बैलेंस फॉर्म में आपको लिखना है। द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस तरह का नेचर होगा, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये पक्का बेसिक नेचर यहाँ पे शो कर रहा होगा, एंड आपके पास सॉल्ट एंड वाटर देगा। सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एंड वाटर की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होगी। Now let's balance this reaction. Let's start with the metals first. Aluminium यहाँ है 2, इस साइड सिर्फ एक एटम है, so let's multiply here with 2. Aluminium अब बैलेंस है। और नॉन मेटल्स को चेक करते हैं। क्लोरीन इस साइड है 1, क्लोरीन यहाँ पर है 6, सो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 6। नाउ लेट्स चेक ऑक्सीजन, इधर है 3 एंड ऑक्सीजन है सिर्फ 1, सो लेट्स मल्टीप्लाई विद 3। एंड हाइड्रोजन को चेक करते हैं, यहाँ है 6 एंड यहाँ 6। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। द सेकेंड क्वेश्चन इज पोटाशियम ऑक्साइड, इसको वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जो ये मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड आपके पास एक एल्कली फॉर्म कर देगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको बैलेंस करके लिखते हैं। पोटाशियम इधर है 2 एटम्स, इस साइड है 1, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2। ऑक्सीजन इस साइड है 2 एंड ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 2, एंड लेट्स चेक द हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। Now let's attempt the third question. We have
आयरन एंड इसकी वाटर के साथ रिएक्शन है, बेसिकली स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। सो इसको इस तरह से जी में इस तरह से लिख देते हैं, गैसीज फॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड आपके पास ये क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4 एंड आपके पास हाइड्रोजन गैस को ये डिस्प्लेस कर देने वाला है। नाउ लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन। आयरन 1, आयरन इधर है 3, सो लेट्स मल्टीप्लाई विद 3। मेटल इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन इस साइड हो चुकी है 1, इधर है 4, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 4 एंड हाइड्रोजन अब हो चुके हैं 8, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 4। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। जो ये क्वेश्चन है ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर क्वेश्चंस में से एक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पोटाशियम मेटल को केरोसिन के अंडर स्टोर करके आप किस तरह की रिएक्शन को प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब होने से रोक रहे हो। देखो जो पोटाशियम है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है, वी ऑल नो। ये इतना रिएक्टिव है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इसको आग लग जाती है। इट मीन्स क्लियरली ये रिएक्शन किस तरह की होगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होती होगी, ठीक है। एंड फॉर्मेशन किस चीज की होने वाली है, देखो पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है मेटल ऑक्साइड बनने वाला है, पोटाशियम ऑक्साइड बनने वाला है। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज पोटाशियम, दिस इज ऑक्सीजन, इन दोनों की वैलेंसी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो पोटाशियम है इसकी होती है +1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। Using the criss-cross method, we get the formula of the potassium oxide, that is K2O. So I'm writing K2O. ठीक है। So this is the equation जिसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं, होने से रोक रहे हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, केरोसिन के अंडर स्टोर करते हैं। Now let's balance this equation। देखो पोटाशियम इस साइड है 2, पोटाशियम के इधर एक एटम प्रेजेंट है, so let's multiply with 2। ऑक्सीजन के एक एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2। ओके, बट इससे होगा क्या, पोटाशियम यहाँ पे 4 हो चुके हैं, सो पोटाशियम को हमको यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। लेट्स राइट 4। ओके, हमने दोबारा से दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पोटाशियम इज बैलेंस्ड, नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, एंड देन सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको आप प्रिवेंट कर रहे हो। ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, आप एक्सोथर्मिक भी लिख सकते हो एंड आप ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो, बिकॉज इस केस में जो पोटाशियम है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया, विच आर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड द करोजन ऑफ मेटल्स, बिकॉज जो स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक अलग से क्रैश कोर्स वीडियो बनती है, ठीक है। सो ये वीडियो अब आपको मिल रही है एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड करोजन ऑफ द मेटल्स की जो वीडियो होगी वो आपको कल इस चैनल के ऊपर मिल जाने वाली है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।